गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। हमारा जो प्रथम अध्याय है वो कंप्लीट हो चुका है प्रीवियस वीडियो तक, और आज हम वीडियो स्टार्ट करेंगे अपने नए चैप्टर का। नया चैप्टर है वो हमारा है भारत के भौतिक स्वरूप से संबंधित, प्रमुख रूप से कि भारत में किस प्रकार की जो है आकृतियाँ पाई जाती है, किस प्रकार की जो भूमि है वो पाई जाती है, उसके बारे में प्रमुखता ये अपने भाग है भौतिक स्वरूप का, इसमें प्रमुखता वर्णन आएगा। इसके साथ ही साथ क्या है कि किस प्रकार से इन क्षेत्रों का निर्माण होता है, किस प्रकार से जो स्तर आकृतियां हैं ये भिन्न भिन्न रूप लेती है, इसके पीछे बहुत सारे कारण क्या है, इसके बारे में प्रमुखता हम अध्ययन करेंगे। जितना आपको पढ़ाया जा चुका है, जितने चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं उनको रिवाइज करते रहें, और उनके जो नोट्स आपने तैयार किए हैं उन नोट्स को भी क्या है दोहरान करते रहें। इसके साथ साथ क्या है जैसे जैसे हमारा अध्ययन आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या है कि आपके चैप्टर आगे बढ़ते रहेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि जो चैप्टर अपने कंप्लीट प्रीवियस वीडियो तक हो चुके हैं उनकी लगातार आप तैयारी करते रहें और रिवीजन करते रहें। साथ साथ में क्या है कि जो पॉइंट्स है, जो अपने कुछ क्वेश्चन वगैरह बनते हैं, इनसे उनको तैयारी प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से करते रहें। तो आज हमारा जो अध्याय है वो नया अध्याय है, हम शुरू स्टार्ट करेंगे। और हमारा जो चैप्टर है वो है भारत का भौतिक स्वरूप। भारत है उसका भौतिक स्वरूप है, उसकी इस तरह की आकृतियाँ कैसी है, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार की जो भूमि पाई जाती है उसके बारे में प्रमुखता हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि भारत एक विशाल देश है। भारत है वो एक छोटा देश नहीं है, एक बहुत बड़ा देश है। और बहुत बड़े देश होने के कारण यहाँ की जो भूमि है, यहाँ की जो भौगोलिक स्थितियाँ हैं, यहाँ का जो भौतिक स्वरूप है उसमें क्या है कि समानता नहीं देखने को मिलती। तो भारत क्या है, एक बड़ा देश है, एक विशाल देश है। और विशाल देश होने के कारण क्या है कि यहाँ भौतिक स्वरूप भी क्या है अलग अलग परिवर्तित रूप से हमें दिखाई देता है। बात आती है विभिन्न स्थलाकृतियों वाला देश। हमारा जो देश भारत है ये विभिन्न स्थलाकृतियों यानी जो जमीन की अपनी भूमि है वो एक समान नहीं है। कहीं पे क्या है कि हमें ऊबड़ खाबड़ जमीन देखने को मिलती है, कहीं समतल जगह देखने को मिलती है, कहीं ढलान वाला हिस्सा है, कहीं दर्रे हैं, कहीं पहाड़ है, कहीं पर्वत है। तो हमें विभिन्न प्रकार की विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की स्थितियां देखने को मिलती है। किसकी? भौतिक स्थिति की, भौगोलिक स्थितियों की। तो एक प्रकार से कहें तो भारत क्या है, एक विशाल देश है और विभिन्न प्रकार की आकृतियां हैं, जमीन से संबंधित है, स्थलाकृतियां हैं, प्रमुखतः हमें देखने को मिलती है। बात आती है मैदानी क्षेत्र। सामान्यतः क्या है कि मैदानी क्षेत्र उस क्षेत्र को कहा जाता है जो समतल भूभाग होता है, यानी जिसमें ऊबड़ खाबड़ बिल्कुल नहीं होता और समतल सपाट जगह होती है, उसको प्रमुखतः मैदान के रूप में जाना जाता है। अब इसके बारे में विस्तार से हम वर्णन करेंगे, विस्तार से समझने को प्रयास का करेंगे। सबसे पहले आती है दूर तक फैले विशाल मैदान। मैदानी क्षेत्र का मतलब होता है कि हम दूर दूर तक देखते हैं तो काफी दूरी तक हमें प्रमुखतः क्या है कि समतल सीधा सपाट भूमि है वो प्रमुखतः देखने को मिलती है, यानी समतल भूमि देखने को मिलती है। बात आती है धरातल पर मिलने वाला समतल भूभागों का मैदान। सामान्यतः मैदानी भाग किसे कहा गया है कि धरातल पर जो उपस्थित समतल भूभाग मैदान है वो प्रमुखतः क्या कहलाता है, मैदान कहलाता है। धरातल है वो काफी क्षेत्र में हम देखते हैं कि समान भूमि दिखाई देती है, उसमें असमानता नहीं होती, एकदम सपाट सीधा मैदान होता है, उसको क्या कहा गया है, मैदान कहा गया है। बात आती है इनकी ढाल एकदम न्यून होती है। हम देखते हैं समतल क्षेत्रों में तो इनकी जो ढलान होती है वो नाक के बराबर देखने को मिलती है, यानी जो अपना भूमि का विस्तार है वहाँ पे वो प्रमुखतः क्या सीधा होता है, एकदम सपाट होता है, एकदम प्लेन होता है, और उसमें ऊबड़ खाबड़ स्थितियाँ हैं वो नाक के बराबर देखने को मिलती है। कुछ कुछ जगह पे थोड़ा बहुत क्या है सामान्य अंतर देखने को मिल सकता है। बात आती है ऐसे क्षेत्रों में नदियों के प्रवाह धीमे पड़ जाते हैं। हम देखते हैं कि नदियों का प्रवाह तेज कहाँ होता है, नदियाँ तेज गति का पकड़ती है जब ढलान वाला क्षेत्र होता है, जब पर्वत वाला क्षेत्र होता है, जब पहाड़ी क्षेत्र होता है। लेकिन समतल भूमि जैसे ही आती है, समतल धरातल जैसे ही आता है, ये जो नदियाँ हैं इनका प्रवाह है, इनकी पानी की जो गति है वो क्या हो जाती है, न्यून हो जाती है, मध्यम हो जाती है। और तेज गति से पानी का बहाव नहीं हो पाता, क्योंकि जो समतल अपनी भूमि है उस पर पानी क्या है बराबर मात्रा में आगे बहता रहता है, गति नहीं पकड़ता, जिस कारण क्या है कि नदियां अपना तेज प्रवाह नहीं पकड़ पाती। तो एक प्रकार से हमने बात की कि मैदान क्या है, वह क्षेत्र या वो धरातल है जो समतल और सीधा और सपाट होता है, उसे क्या कहा गया, मैदान कहा गया है। दूसरी बात है कि यहाँ नदियां हैं वो तेज प्रवाह के साथ नहीं बहती, एकदम मध्यम गति से, न्यून गति से इनका बहाव रहता है, प्रमुखतः नदियों का रहता है। बात आती है पर्वतीय क्षेत्र की। पर्वतीय क्षेत्र है वो प्रमुखतः क्या है कि जो अपने बड़े बड़े पर्वत है, बड़े बड़े घाटियां हैं, उनको हम देखते हैं, उनसे प्रमुखतः संबंधित होता है। तो इन हम क्षेत्रों से प्रमुखतः क्या है, जानकार हैं, परिचित है, हमने इन चीज़ों को देखा भी है, इनके चलचित्र भी देखे हैं, और कुछ अपने अन्य
वीडियो वगैरह में हम इनको प्रमुखतः देखते रहते हैं कि पर्वत किस प्रकार से होते हैं, घाटियां किस प्रकार से होती है, तो इसी से हम प्रमुखतः क्या है, परिचित है, इसी से जानकार है। बात आती है भारत में हर प्रकार की भू आकृतियां पाई जाती है। भारत में क्या है, हर प्रकार की भू यानी भूमि, आकृतियां यानी विभिन्न प्रकार की जो स्थल है, विभिन्न प्रकार से भूमि की जो स्थिति है वो भारत में देखने को मिलती है। जरूरी नहीं है कि उसमें मैदान ही हो, उसमें पर्वत हो, पहाड़ियां, टीले, दर्रे, विभिन्न प्रकार के क्या है इसमें क्षेत्र आकृतियां प्रमुखतः देखने को मिलती है और विभिन्न तरीके से इन आकृतियों का निर्माण है वो होता है। बात आती है कि ये विभिन्न प्रकार की जो आकृति हैं, विभिन्न प्रकार के जो अपने स्थलाकृतियां हैं वो प्रमुखतः कौन कौन सी है, तो प्रमुखतः हम बात करते हैं पर्वत है, मैदान है, मरुस्थल है, पठार है, द्वीप समूह है। ये विभिन्न प्रकार की आकृतियां हैं, विभिन्न प्रकार के क्षेत्र है, धरातल है, वो भारत में देखने को मिलता है। और प्रमुख रूप से हम इस पाठ के अंतर्गत प्रमुखतः इन बातों का प्रमुखतः अध्ययन करें, किन किन का, पर्वत का, मैदान का, मरुस्थल का, पठार का और द्वीप समूह का। अब बात आती है कि भारत की भूमि भौतिक विभिन्नताओं वाली है। भारत की जो भूमि है वो भी एक समान नहीं है, विभिन्न स्थितियां, विभिन्न आकृतियां होने के कारण क्या है कि यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, भूमि की जो विभिन्न प्रकार की उत्पादन क्षमता है, विभिन्न प्रकार के भूमि संबंधी जो विशेषताएं हैं वो भी भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार की देखने को मिलती है। उत्पादन कहीं पे किसी चीज का होता है, कहीं पे किसी चीज का होता है, कहीं पे क्या है रहने के लिए जगह नहीं है, वहां पर रह नहीं सकते, कहीं पे रहने की जगह है, तो कहीं पे घास वाली जगह है, तो कहीं पे समतल जगह है। तो विभिन्न प्रकार की हमें भौतिक विभिन्नताएं देखने को मिलती है, क्योंकि अपना देश क्या है, बहुत बड़ा देश है, विशाल देश है। बात आती है पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग प्रमुख रूप से किससे संबंधित है। पृथ्वी का जो सतह का प्राचीनतम भाग है वो प्रमुख से किस रूप से दर्शाया गया है, ध्यान रखना प्रमुखतः जो प्रायद्वीपीय पठार है उसके रूप में पृथ्वी के प्राचीनतम भाग को प्रमुखतः जाना जाता है। लेकिन ये जो स्थितियां इसमें बताई गई है वो पूर्णतः क्या है कि सही साबित नहीं होती, कुछ स्थितियां इसमें गलत भी साबित होती है। बात आती है भूकंप ने इस गलत साबित कर दिया, यानी भारत को जो प्रायद्वीपीय पठार कहा गया है, भूकंप के आने कारण, इस प्रवाह के आने कारण, इस प्राकृतिक आपदा के कारण आने कारण क्या है कि ये स्थिति चेंज हो गई है कि भारत है उसकी जो सतह है वो प्रायद्वीपीय पठार के समान लगती है। लेकिन इसका परिवर्तित स्वरूप किसने कर दिया, भूकंप आने के बाद में ये स्थितियां परिवर्तित स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। बात आती है वर्तमान में बनी स्थलाकृतियां हिमालय उत्तरी मैदान से है। वर्तमान में जो स्थलाकृतियां बनी है, विभिन्न प्रकार के हिस्से क्षेत्र बने हैं, वो प्रमुखतः किसकी देन है, ध्यान रखना हिमालय व उत्तरी मैदान की देन है। और पहले हमने किसकी बात की, प्राचीनतम के आधार पे प्रायद्वीपीय पठार की, लेकिन स्थिति को परिवर्तित किसने कर दिया, भूकंप ने। और वर्तमान समय में जो नवीन स्थलाकृतियां बनी हुई है वो किससे संबंधित है, प्रमुख रूप से हिमालय व उत्तरी मैदान से प्रमुखतः संबंधित बताई गई है। बात आती है भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय एक अस्थिर भाग है। जो भूगर्भ वैज्ञानिक है यानी भूमि के बारे में जानकारी देते हैं, भूमि के बारे में सूक्ष्म से सूक्ष्म अध्ययन करते हैं, उनका मानना है कि जो हिमालय है वो स्थिर नहीं है, वो क्या है, अस्थिर है। ये किसने कहा है, भूगर्भ वैज्ञानिकों ने कहा है कि जो हिमालय है वो एक अस्थिर भाग है, स्थिर भाग नहीं है, उसमें परिवर्तन है, वो समय के साथ परिस्थितियों के अनुसार होते रहते हैं। प्रमुखतः इसका जिम्मेदार कौन है, पर्यावरण और पर्यावरण से होने वाली कुछ घटनाएं से प्रमुख रूप से संबंधित है। इस कारण बताया गया है कि ये अस्थिर भाग है। किसने कहा, भूगर्भ यानी वो वैज्ञानिक है भूमि के, उन्होंने ये बात प्रमुखतः स्पष्ट की है। बात आती है हिमालय की पर्वत श्रृंखला दर्शाती है, हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है वर्तमान में वो क्या चीजें दर्शाती है, भूमि की स्थिति कैसी है, उसकी आकृतियां कैसी है, ये दर्शाती है कि युवा स्थलाकृति यानी वर्तमान समय में जो हमें भूमि की धरातल की जो सतह देखने को मिलती है वो प्रमुख रूप से किस कारण देखने को मिलती है कि जो प्रमुखतः वर्तमान समय में धरातल की स्थिति है वो एक युवा स्थलाकृति है, यानी समय के साथ, परिस्थितियों के साथ, प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्या है कि विभिन्न सारे जो क्षेत्र हैं, स्थान हैं, वो अपनी आकृतियां परिवर्तित कर लेते हैं। तो एक प्रकार से जो नई स्थलाकृतियां निर्माण होती है वो युवा स्थलाकृतियां कहलाती है प्रमुख रूप से। बात आती है ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां, तेज बहने वाली नदियां, यानी प्रमुख रूप से ये स्थलाकृतियां हैं, ये किन के कारण प्रमुखतः परिवर्तित होती है, इसके लिए प्रमुखतः कौन जिम्मेदार है, तो ध्यान रखना प्रमुखतः जो ऊंचे शिखर है, गहरी घाटियां हैं और तेज बहने वाली नदियां हैं, जिस कारण क्या है प्रमुखतः नवीन स्थलाकृतियां हैं, यानी भूमि की जो परिस्थितियां हैं उसमें क्या है कि विभिन्न कारणों के कारण क्या है धीरे धीरे परिवर्तन होता रहता है और नवीन स्थलाकृतियां हैं उनका निर्माण प्रमुखतः देखने को मिलता है। अब बात आती है कि विभिन्न प्रकार के जो क्षेत्र हैं, जो आकृतियां हैं जमीन की, भूमि की, वो प्रमुखतः किस किस प्रकार से निर्माण होता है। तो हम विभिन्न क्षेत्रों के बारे में विभिन्न प्रकार से अध्ययन अलग अलग तरीके से करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि जो उत्तरी मैदान बने हैं
वो प्रमुख रूप से किन कारणों से, किन वजह से और किन तत्वों के कारण है प्रमुखतः उत्तरी मैदानों का निर्माण हुआ है। तो इसमें सबसे प्रमुख बात आती है कि जलोढ़ निक्षेपों से उत्तरी मैदानों का निर्माण किससे हुआ है? जलोढ़ जो निक्षेप है उनसे प्रमुख रूप से क्या है कि उत्तरी मैदानों का निर्माण होता है। अब आते हैं निक्षेप कहते किसे हैं, निक्षेप का अर्थ क्या होता है। तो इसके लिए हमने स्पष्ट रूप से इसको परिभाषित किया है कि बहते जल का हवा, हिमानी यानी बर्फ, समुद्री ज्वार तथा जल धाराओं द्वारा प्रवहित सेल पदार्थ का किसी स्थान पर जमा जाना। यानी जो बहता जल है, जो हिमानी है या नदियों का जल है, जो बहता हुआ बाद में क्या है कि एक सेल के रूप में, सेल के पदार्थ के रूप में किसी स्थान पर क्या है कि इसका क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। तो प्रमुखतः किसका निर्माण होता है? जलोढ़ निक्षेपों का निर्माण होता है। यानी बहता हुआ जल है जो हिमानी है और इसके साथ नदियों का जो जल बहता हुआ है वो क्या है, प्रवहित होने के कारण क्या है कि सेल के रूप में परिवर्तित होने के कारण वो किस रूप में जमा हो जाता है? जलोढ़ निक्षेपों के रूप में जमा हो जाता है। और जिस कारण किसका निर्माण होता है? उत्तरी मैदान है उनका प्रमुख निर्माण हो जाता है, वो उत्तरी मैदान है वो बन जाते हैं। बात आती है कि प्रायद्वीपीय पठार है, प्रमुख रूप से इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ है? प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, पठार है, वो किसके कारण है उसका निर्माण हुआ है? ध्यान प्रमुख है जो आग्नेय और रूपांतरित सेलें हैं, आग्नेय और जो रूपांतरित सेलें हैं उसके द्वारा किसका निर्माण हुआ है? प्रायद्वीपीय पठार का। और ऊपर हमने बात की थी कि उत्तरी मैदानों का निर्माण किससे हुआ है? ध्यान रखना, जलोढ़ निक्षेपों से तो उत्तरी मैदानों का निर्माण हुआ है और जो प्रायद्वीपीय पठार है उनका निर्माण किससे हुआ है? आग्नेय व रूपांतरित जो सेल हैं उनसे प्रमुख द्वारा उनका निर्माण हुआ है। अब बात आती है कि आग्नेय सेल होती क्या है, किस प्रकार से इनका निर्माण होता है, इसके बारे में प्रमुखतः बात करेंगे, किसे कहा जाता है इसके बारे में प्रमुखतः चर्चा करेंगे। बात आती है वे सेल जिनकी रचना धरातल के नीचे स्थित तरल चट्टानी पदार्थ, यानी वह सेल जिनकी जो रचना है वो धरातल के निचला भाग है, वहां पे इसका प्रमुखतः निर्माण होता है। बात आती है आगे कि मैग्मा के सतह के ऊपर आकर लावा प्रवाह के रूप में निकलता है, कि जो जमीन की जो अंदर की जो स्थिति है उसके द्वारा वो लावा है वो क्या है कि ऊपर की ओर निकलता है, किसके रूप में? मैग्मा के रूप में। और बाद में वो लावा जब निकल जाता है तो जब मैग्मा के रूप में जब बाहर निकलता है तो वो एक ठोस आकृति के रूप में परिवर्तित हो जाता है। वो किस में रूप परिवर्तित हो जाता है? सतह के नीचे ही ठंडे होकर इस पिघले पदार्थ के ठोस रूप में जमा जाने से होती है। यानी आग्नेय जो सेल है उसका प्रमुख निर्माण क्या होता है कि जो मैग्मा है वो धरातल के नीचे की से तो निकलती है और निकलने के बाद में वो सेल क्या ठंडे होके क्या है कि सतह के ऊपर वो ठोस पदार्थ के रूप में जो जम जाती है, उससे किसका निर्माण होता है? आग्नेय सेल का निर्माण होता है। अब आती है कि प्रमुखतः आग्नेय सेल है उसके प्रमुख उदाहरण कौन कौन से हैं। तो प्रमुख उदाहरण बताए गए हैं इसके ग्रेनाइट, बेसाल्ट और डायोराइट है, ये आग्नेय सेल के प्रमुखतः उदाहरण बताए गए। कौन कौन से उदाहरण बताए गए हैं? ग्रेनाइट, बेसाल्ट और डायोराइट है, ये आग्नेय सेल के प्रमुख उदाहरण प्रमुखतः बताए गए हैं। बात आती है रूपांतरित सेल किसे कहते हैं। हमने पहले बात की किसकी? आग्नेय सेल की, किसमें मैग्मा है वो निकलता है, निकलने के बाद में क्या है कि वो सतह पर ठंडा होने के बाद में क्या है वो जम जाता है और किसका रूप ले लेता है? आग्नेय सेल का रूप ले लेता है। आग्नेय सेल कौन कौन सी होती है? हमने बात की ग्रेनाइट, बेसाल्ट और इसके साथ ही हमने बात की डायोराइट है, ये प्रमुखतः आग्नेय सेल है। अब बात करते हैं हम रूपांतरित सेल की। पृथ्वी की पपड़ी के एक बड़े हिस्से से बनी होती है। जो रूपांतरित सेलें हैं ये पृथ्वी के एक बड़े हिस्से की पपड़ी से प्रमुखतः इनका निर्माण होता है, जिनको क्या कहा गया है? रूपांतरित सेल कहा गया है। रूपांतरित मतलब होता है किसी चीज की आकृति में, स्थिति में परिवर्तित हो जाना, और परिवर्तित के बाद में जो सेल का निर्माण होता है वो प्रमुखतः कौन सेल होती है? रूपांतरित सेल होती है। बात है रूपांतरित सेलें प्रमुख रूप से कौन कौन सी है? तो प्रमुख रूप से स्लेट, सिस्ट, संगमरमर, क्वार्टर्ज आदि है। ये पृथ्वी की पपड़ी के होने के कारण क्या है कि निर्माण किसका होता है? रूपांतरित सेल का। और रूपांतरित सेल के प्रमुख उदाहरण कौन कौन से हैं? स्लेट, सिस्ट, संगमरमर, क्वार्टर्ज है, ये रूपांतरित सेल के प्रमुख उदाहरण बताए गए हैं। बात आती है कि जलोढ़ निक्षेप है, इनको किस प्रकार से हम स्पष्ट कर सकते हैं? ये जलोढ़ निक्षेप है ये किसे कहा जाता है? तो प्रमुखतः बात आती है कि इसका निर्माण उस समय होता है जब कोई बहने वाली नदी खुले मैदान या घाटी में प्रवेश करती है। जलोढ़ निक्षेपों का निर्माण कब होता है कि जब कोई नदी है या उसका जो बहता जल है जब वो कहाँ प्रवेश करता है? मैदान या घाटी में जब प्रवेश करता है और अपने साथ लाए गए अवसादों को जमा कर देता है। यानी जब किसी नदी का
पानी है वो बहता हुआ साथ में अपने साथ क्या है कि कुछ अवसाद यानी कुछ कण कुछ तत्व साथ में ले आता है, और लाने के बाद में वो क्या हो जाता है, वो जमा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। तो उससे किसका निर्माण होता है, जलोढ़ निक्षेपों का प्रमुखतः निर्माण होता है। बात आती है कि पंखे की आकृति वाली अर्धवर्ताकार स्थलाकृतियों का निर्माण। अब जो ये जल आ रहा है, नदियों का जल बहता हुआ जा रहा है और जल के साथ में कुछ तत्व साथ में बहते हुए रहते तेज बहाव के कारण, लेकिन जब समतल जगह आ जाती है, सामान्य स्थल आ जाते हैं, तब क्या है पानी तो बहता रहता है और जो साथ में जो अवसाद आते हैं वो क्या जम जाते हैं, जिससे जलोढ़ निक्षेप का निर्माण होता है। और जलोढ़ निक्षेप के निर्माण होने के कारण क्या है कि जो आकृतियां बनती है वो बनती है पंख की आकृति वाली अर्धवर्ताकार स्थलाकृतियां हैं, उनका निर्माण हो जाता है। और किस कारण इसका निर्माण होता है, जलोढ़ जो निक्षेप है इसके कारण प्रमुखतः इसका निर्माण पंख वाली अर्धवर्ताकार आकृतियों का स्थलाकृतियों का निर्माण प्रमुखतः बताया गया है।